अरे वॉइस आ रही है क्या बेटे जी? वॉइस आ रही है? आ गई? ओके, तो वॉइस इज क्लियर एंड कल तक का कॉन्सेप्ट जो आपको बताया था वो भी उम्मीद करता हूँ वो भी क्लियर होगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था लास्ट टाइम एक बार उसको देख लेते हैं। मैंने आपको शायद एक क्यूब दिया था, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने मेरे को आंसर किया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बेटे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं बड़े प्रॉपर तरीके से, इसी तरीके से आपको पढ़ाई करते रहना है। इस क्यूब की साइड बेटा 0.1 मीटर दी थी मैंने, और ये साइड ये दूरी भी मैंने कितनी दी थी? 0.1 मीटर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एक्स डायरेक्शन में थी और अल्फा एक्स थी, एंड अल्फा की वैल्यू 500 न्यूटन पर कूलम पर मीटर थी। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा था कि फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस और क्यूब बताइए। देखो बेटा, अब आपको करना क्या है, पहले तो ये देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी। तो बाकी जो सरफेसेस हैं, ये चार जो सरफेसेस होंगे, ठीक है, 1 और 2 को छोड़कर, उनमें से किसी प्रकार का कोई फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगा। क्योंकि एंगल कितना होगा? 90 डिग्री एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अगर मैं फर्स्ट सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो वो हो जाएगी 500 इंटू 0.1। फर्स्ट सरफेस के लिए बात कर रहा हूं मैं। और सेकंड सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं तो 500 इंटू 0.2। एक्स क्या है? ओरिजिन से दूरी। एक्स क्या है? ओरिजिन से दूरी। तो इस सरफेस की ओरिजिन से दूरी कितनी हो गई? 0.2, और इसकी कितनी हो गई? 0.1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद अब आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए, और मैं कहूं ई ए कोस थीटा। तो कल सभी बच्चों ने मेरे को आंसर किया था कि सर यहाँ पर थीटा 180 डिग्री है और यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। ठीक है, तो आपका फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस 1 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 500 इंटू 0.1। एरिया, क्योंकि क्यूब है जिसकी साइड कितनी है? 0.1, तो एरिया कितना हो जाएगा? 0.1 का होल स्क्वायर, और कोस 0 या फिर कोस 180, दैट विल बी -1। स्पेस 1 के लिए कोस एंगल कितना है? 180 है, तो कोस 180 -1 होगा। फाई 2 की अगर मैं बात करूं तो 500 इंटू 0.2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, और कोस 0 कितना हो जाएगा बेटे? आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप सोल्व कर लेंगे। ये तो नेगेटिव आ गया और ये क्या आ गया? पॉजिटिव। तो टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा φ1 प्लस φ2। जस्ट सम कर देंगे टोटल फ्लक्स के लिए। हालांकि ये एक माइनस है, φ1 माइनस में आएगा। क्लियर है बेटे? तो जब आप इसको निकालोगे तो आपका देख लेते कितना आएगा एक बार। देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 500 इंटू 0.1, और ये हो जाएगा 0.01 का होल स्क्वायर विद माइनस साइन। होल स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर तो सोल्व हो चुका है, माइनस साइन। तो बेटे ये आ जाएगा आपका -0.5, -0.5। क्लियर है? क्लियर है बेटे? और ये शायद आपका आ जाएगा 500 इंटू 0.2 इंटू 0.01, तो आपका ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली 0.5 मेरा फ्लक्स आया। अब ये तो फ्लक्स निकल चुका है। फ्लक्स निकलने के साथ आपसे पूछा था चार्ज एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज कैसे निकालेंगे? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स आपके पास इतना है, इनटू एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो आपके पास चार्ज इनसाइड आ जाएगा। रियलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से थी और कैसी थी? नॉन यूनिफॉर्म। रियलिटी में कोई चार्ज अंदर बैठा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएबल होने की वजह से नेट फ्लक्स एसोसिएटेड हो रहा है। और नेट फ्लक्स एसोसिएटेड तभी हो सकता है जब इंटरनल चार्ज हो, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज बैठा हो। तो हम मान सकते हैं कि इतना चार्ज अंदर सोचा जा सकता है। आपको मेरी बात क्लियर हुई? ये वो इमेजिनरी चार्ज है जो अंदर बैठा होता तो इतनी फ्लक्स इस क्यूब से क्या होती? जनरेट होती। क्या मेरी बात आपको क्लियर हुई? मैं मैसेज देख रहा हूं आप लोगों का, बोलिए भाई। हाँ, वेरी गुड। क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर हुई? क्या ये रियल चार्ज है या फिर वो इमेजिनरी चार्ज जो अगर बैठा होता तो ही इतना फ्लक्स पैदा होता? आपको क्या बात समझ में आई? इमेजिनरी। वेरी गुड भूमिका।
इमेजिनरी चार्ज है जो अंदर बैठा होता तो इतना फ्लक्स प्रोड्यूस होता। क्लियर है बेटे? गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड वेरी गुड। आपको ये मेरा पॉइंट समझ आया कि नहीं आया भाई, बोलो। ठीक है। जो अच्छा, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के ऊपर बड़े चर्चे हो रहे हैं कि सर ये तो हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता नहीं है। आप पता कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, 9 × 10⁹ तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, वरना अगर आप एप्सिलॉन नॉट को भी सीधा रख देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? तो कोई इश्यू नहीं है। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं बेटे? प्लीज बताइए। हाँ भाई, क्या कह रहे बच्चे? देखिए हैं ओके, म्यू कहां से आएगी, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, ये होती है जो आपने लिखा है, जिन्होंने मैसेज किया है। किन्होंने मैसेज किया है ये? हाँ मायरा, बिल्कुल ठीक लिखा है बेटे आपने। इतनी ही वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। एग्जैक्ट वैल्यू 10⁻12 समथिंग आती है, एग्जैक्ट मुझको याद नहीं है, लेकिन जो पावर आएगी 10⁻12, 8 पॉइंट समथिंग करके। क्या समझ आया कि नहीं आया बेटे? हाँ जी, फास्ट, फटाफट बताइए। ओके वेरी गुड, वेल डन। अब है ना, आप चीजों को जनरलाइज कीजिए, चीजों को जनरलाइज कीजिए। अगर कोई गॉसियन सरफेस आपको दे रखा है और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि जितना इनवर्ड होगा उतना ही क्या होगा? आउटवर्ड होगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपकी, अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, समथिंग लाइक दिस है, तो फिर फ्लक्स 0 नहीं होगा, फ्लक्स 0 नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि अगर ये इस तरीके से आ रही हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा क्लोज आ जाएंगी इधर, है ना? समझ आई बात आपको? तो फिर इस केस में फ्लक्स 0 नहीं होगा। अगर चार्ज अंदर बैठा है तो भी फ्लक्स 0 नहीं होगा। आपको जनरलाइज हुआ कि नहीं हुआ केसेस को, बोलो भाई। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, आपके मैसेज आया कुछ, एक बार देख रहा हूँ बेटे। नहीं, एप्सिलॉन नॉट इज डायमेंशन नॉट, ऐसा किसने बोला? एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन लेस है, ऐसा किसने बोला? बिल्कुल नहीं है एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन लेस। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटे। एप्सिलॉन नॉट की आप डायमेंशन या यूनिट निकाल सकते हो, ये कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है, दैट विल बी कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज नॉट डायमेंशन लेस और नॉट यूनिट लेस। क्या आपको ये बात समझ आई राहुल? क्या आपको बात समझ आई कि नहीं आई बेटे? ओके बिल्कुल ठीक है, आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। कर दे भाई एडमिट ऑल। क्लियर है बेटा? ये बात यहां तक ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, उसका आंसर कीजिए, उसका आंसर कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मेरे पास कुछ इस तरीके से एक शेप है, ठीक है, 2 डायमेंशनल शेप है, कर्व शेप है, ठीक है, वो ये। क्लियर है भैया? ये कर्व शेप है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है। और आपको आपको समझाने के लिए, ये एक हेमिस्फीयर टाइप शेप है भाई मेरे पास। क्लियर है? ये शेप है, क्लियर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। और अंदर कोई चार्ज नहीं बैठा हुआ है, और यहाँ पर देखो ये तो डिस्क टाइप, ये तो देखो बेटा इस तरीके से शेप हो गई, और आगे ये प्लेट टाइप लगा दिया मैंने, ये प्लेट टाइप। समझ आया कि नहीं आया? मेरा क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को, बोलो। ये 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 आपकी प्लेट टाइप लगा दी मैंने आगे, और ये डिस्क टाइप, या फिर इस तरीके से आपकी, जो मैं कह सकता हूँ डिस्क, या फिर अगर आप मान ले कोई आपका पैराबोला टाइप शेप है। क्लियर है? तो ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है। भाई ऐसे है कुछ जुगाड़, ऐसे है बेटे, ऐसे। क्लियर है? ये आपकी सरफेस 2 है और ये सरफेस 1 है, और ऐसे क्लोज सरफेस मैंने बना दी है। क्लियर है मेरी बात?
बोलो बेटा, क्लियर है क्या सर? क्या बोल रहे हैं? आपको फिगर क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले ये बताओ। है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो ही नहीं रही है अभी, आप क्वेश्चन को समझे आप। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूं। इस शेप से आपके पास, अरे यार एक कटोरा टाइप है, ये लगा लो आप। ये सरफेस 2 है और ये सरफेस क्या है, 1 है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। ये आपकी कर्व सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है। आपको बताना क्या है, और ये मान लो रेडियस आपको दे रखी है r, ये रेडियस आपको दे रखी है r। आपको बताना है फ्लक्स थ्रू दी सरफेस 2 कितनी होगी, फास्ट। फ्लक्स थ्रू दी सरफेस 2 कितनी होगी बताइए, फ्लक्स टू दी सरफेस 2 कितनी होगी बताइए। 0 क्यों होगी? टोटल अगर मैं बोलता तो 0 होती, टोटल अगर पूरी गॉसियन सरफेस से बोलता तो 0 होती, परंतु मैंने तो सिर्फ फ्लक्स थ्रू दी सरफेस 2 पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? अनुज, क्या मेरा क्वेश्चन समझ आया आपको? टोटल अगर क्वेश्चन सरफेस से बोलता तो 0 होती। वेरी गुड, लिंकन ने बहुत अच्छा सही बिल्कुल आंसर दिया है। पर क्या सोच रहे हैं लिंकन, आपकी सोच बताइए। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, थॉट प्रोसेस क्या रहा आपका, बताइए बेटे। आपको पता है ये कैसी सरफेस है, क्लोज सरफेस, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। एंड आपको ये भी पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस और क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूं टोटल फ्लक्स तो 0 होगा, ये मुझे पता है। एंड मुझे ये भी पता है कि टोटल फ्लक्स मतलब फर्स्ट से और 2 से इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 0। तो फाई 2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू दी फाई 1, है ना। और फाई 1 निकाला जा सकता है क्योंकि एरिया वेक्टर ये होगा उसका, हाँ के ना बोलो भाई। 1 का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है बेटे, 180 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? तो आप बोल सकते हैं E माइनस तो था ही, ई ए कोस 180, ई ए कोस 180। क्लियर है कि नहीं बेटे बात? माइनस साइन एज इट इज, ई एज इट इज, एरिया उस फर्स्ट सरफेस का कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, और ये -1 इस -1 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सर आपने ऐसे निकाला, सीधा 2 के साथ क्यों नहीं निकाला? 2 के साथ क्या दिक्कत आती बेटे, अगर आप ध्यान से देखो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होता और इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस का ऐसे होता। हर जगह E और A के बीच में एंगल क्या हो जाता, चेंज हो जाता। E और A के बीच में एंगल क्या हो जाता, चेंज। यहाँ पर कुछ थीटा है जबकि यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता और वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता। आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, बोलिए बेटे। अंदर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट हो तो केस अलग होता बेटे। क्लियर है? फिर तो हम फ्लक्स कितना रख सकते थे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सीधा लिख लेते थे, और फिर वो टोटल निकलता बेटे, हाँ के ना। वो क्या निकलता, टोटल। और फिर 1 वाले से उसको क्या करना पड़ता, माइनस, और आपका आंसर फिर 2 वाली सरफेस से आता। आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्या बात बेटा? मजा नहीं आ रहा क्या क्लास में आज? अरे बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से सोचना होता है इस तरीके के क्वेश्चन को। अब बेटा एक बात और, कि अगर मेरे को ये पता चल चुका है कि गॉस थ्योरम क्या है, तो कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन, या मैं कहूं छोटी सी डेरिवेशन पूछी जाती है कि गॉस थ्योरम का यूज करते हुए, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट dA एंड विच विल बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। उससे प्रूव करो या फिर रिड्यूस करो किसको, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कौन सा नियम है भाई ये, किसका फॉर्मूला है ये? इसका यूज करके ये प्रूव करना है। किसका नियम प्रूव करवाना चाह रहा हूं मैं आपसे, बोलिए भाई, बोलो भाई। कुलम्स, वेरी गुड। कुलम्स लॉ को मैं आपसे क्या करवाना चाह रहा हूं, प्रूव करवाना चाह रहा हूं यूजिंग द
गॉस थ्योरम प्रूव द कूलम्ब्स लॉ। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, डिड्यूस द फॉर्मूला, डिड्यूस द कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम, डिड्यूस द कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। क्लियर है बेटे? कैसे करेंगे भाई? मान लो एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल क्यू है और पॉजिटिव है, ठीक है बेटे, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू है, ठीक है, और मैंने इसके आसपास एक गॉसियन सरफेस मान ली है, ठीक है, आर रेडियस की, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने मानी है आर रेडियस की, ठीक है। तो आपको जो पता है, अब आपको ये चीज तो पता है भाई, ये चीज होती है, यानी कि E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमें पता है क्योंकि ये तो हमें गिवन है कि भाई आपको अब गॉस थ्योरम से ये प्रूव करना है, तो गॉस थ्योरम हमें गिवन है, ये हमें पता है, ये होता है। अब आपको पता ये भी है कि हर आर पर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी। आप बताइए अगर ये एरिया वेक्टर लूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं दिखा रहा हूं, वो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, बोलिए भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज प्लस चार्ज है और उसकी वजह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी कि नहीं होगी बेटे, बोलो? 90 डिग्री की 0 डिग्री। एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना बनेगा? अगर ये छोटा सा एरिया लूं तो बेटा इसका एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है एरिया वेक्टर? 0 डिग्री। हर जगह कितना बनाएगा? 0 डिग्री। तो मैं इसको अगर खोलूं, ई डी ए कोस 0 लिखना पड़ेगा, हाँ के ना बोलो बेटा, एंड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हर एक पोजीशन पर एक चार्ज की वजह से, एक स्फेरिकल पोजीशन है ना, देखो ये भी दूरी r, ये दूरी भी r, इस गॉसियन सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर क्या मिलेगी? सेम। तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंट को क्या लिया जा सकता है? बाहर लिया जा सकता है। ई डी ए कोस थीटा, और कोस 0 कितना हो गया? 1 हो गया। क्या आपको ये मेरी बात समझ आई है? दोबारा बताऊं बेटे, बोलिए, बोलो। अरे सो गए क्या? देखो दोबारा देखो, दोबारा देखो, मैंने एक प्लस चार्ज लिया और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी बेटे? आउटवर्ड होगी। और एक गॉसियन सरफेस मानी मैंने, ठीक है, आर दूरी पर। आपको पता है अगर जो एरिया वेक्टर लूं मैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा। और इस गॉसियन सरफेस के किसी भी एक पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट, क्योंकि गॉसियन सरफेस चार्ज से हर जगह बराबर बराबर दूरी पर है। स्फेरिकल ली है मैंने समझदारी से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने वाली है और उसको मैंने क्या ले लिया? बाहर। कोस 0 1 हो गया और अंदर क्या बच गया? डीए। स्फेरिकल बॉडी का एरिया, टोटल एरिया कितना होता है भाई साहब, बोलो? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटे? क्यू बाय 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और थोड़ा सा अरेंज करूं तो ये निकल के आएगा क्यू बाय, देखिए, क्यू बाय आर स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आया कि नहीं आया भाई, बोलो? थोड़ा सा अरेंज कर दिया मैंने, क्लियरिटी मिली? हाँ के ना बेटा? क्लियरिटी मिली क्या? अरे क्लियरिटी आई क्या? ओके, वेरी गुड। अब आपको पता है कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अगर यहां पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल क्यू नोट अगर रख दिया जाता तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता? आपको पता है क्यू नोट इंटू ई। क्या लगता है बेटा? क्यू नोट इंटू ई। तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, जो एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल होगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नोट बटे में आर स्क्वायर। अरे क्या प्रूव हो गया बेटे? कूलम्ब्स लॉ। क्या प्रूव हो गया? कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कूलम्ब्स लॉ को क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। आपको बात समझ में आई? हाँ, मायरा क्या कह रही है? लेकिन कूलम्ब्स लॉ में तो 2 चार्ज होते हैं। अरे भैया इसीलिए तो बाहर से एक चार्ज लेकर आया मैं।
लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। क्या स्टेप रिपीट करूं? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक आपको समझ में आया राहुल? देखो बेटे 1/4πr² को नीचे ले आया, इस एप्सिलॉन नॉट को आगे ले गया मैं, ठीक है, और Q/r², इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास उस चार्ज की वजह से। अब अगर मैं बाहर से एक टेस्ट चार्ज लेकर आऊं Q0 r दूरी के ऊपर, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्योंकि वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया है। और आपको पता है कि फोर्स कितना होता है, Q0 इंटू E, ठीक है। E की वैल्यू को पुट कीजिए और Q0 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? कूलम्ब्स लॉ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे? कूलम्ब्स लॉ। गॉट माय पॉइंट? हाँ जी, ओके, वेरी गुड। आपको समझ आ रहा है? अब भैया, अब आपको करना क्या है, अब हमें चलना है इसके एप्लीकेशन पार्ट पर। ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन पार्ट की, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पार्ट की। जो चीजें आपको निकालने में मुश्किल हुई हो कभी भी सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से, मतलब आप एक बात बताओ, एक चार्ज की वजह से तो आपने r दूरी पर क्या निकाल लिया? अरे दिख रहा है क्या? वहां पर कौन काम करेगा? गॉस थ्योरम। ऐसा नहीं है कि इसको सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपने क्लासरूम में आपको, तो शायद मैंने करके भी दिखाया हो आपसे किसी क्लास में, शायद नॉन मेडिकल वाली क्लास में मैंने करके दिखाया हो कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक लाइन चार्ज की वजह से, ठीक है। लेकिन इसको और आसानी से निकाला जा सकता है किसके साथ? गॉस थ्योरम के साथ। किसके साथ? गॉस थ्योरम के साथ। देखिए समझते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, ठीक है। अब आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, इनफाइनाइटली, ऊपर भी इनफाइनाइट रखा है और नीचे भी, ठीक है। और इसके ऊपर लेट चार्ज कितना है? Q। और उससे r दूरी पर आपको पॉइंट P है, और पॉइंट P पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और यूजिंग गॉस थ्योरम निकालना है, यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे उसी को सोचते हैं। पहले तो आपको एक गॉसियन सरफेस को अज्यूम करना पड़ेगा। चलिए निकाल देते हैं गॉसियन सरफेस। मैं एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करूंगा। पहले तो आप इस लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए कैसे होगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी बेटे, हाँ के ना? इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। मैं आपको एक बार समझाता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ किए मैंने। अगर आप सोचो कि इस चौक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से मेरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी, इस तरफ जाएगी, उस तरफ जाएगी, इस तरफ, तो एक सिंगल पॉइंट के जैसे एक सर्कल बनेगा। लेकिन ये थ्रू आउट द लाइन चार्ज है, तो ऐसे सर्कल सर्कल नीचे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटे? बोलो क्या बन जाएगा? क्या आंसर कर रहे हैं बच्चे, बोलो क्या बन जाएगा? सिलेंडर। क्या सिर्फ लड़कों को समझ आ रहा है? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, सिलेंडर बन जाएगा बेटे। एक पॉइंट चार्ज की जैसे अगर हम देखें, पॉइंट चार्ज होता तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हर डायरेक्शन में बाहर जाती इस तरीके से, और ये लाइन चार्ज है तो एक सिलेंडर बन जाएगा। अब गॉसियन सरफेस को इस तरीके से समझदारी से चूज करते हैं कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बने, और सेकंड ई और ए के बीच में एंगल या तो 90 बने या फिर 0 बने, क्योंकि 90 पर आपका आंसर 0 हो जाएगा और cos 0 पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दो पैरामीटर को आपको चूज करना होता है, एक तो थीटा क्या तो 90 बने या फिर कितना बने? 0, ठीक है। और दूसरा आपका फैक्टर होता है कि ई क्या हो जाए? कांस्टेंट, ताकि उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिया जा सके। क्लियर है? तो आपने एक सिलेंड्रिकल सरफेस को अज्यूम कर लिया भैया, ये देखो
इस तरीके से आपने एक सिलेंड्रिकल सरफेस को क्या कर लिया बेटे, अज्यूम। क्या आपको फिगर दिख रही है बोर्ड पर, बिल्कुल क्लियर? ठीक है। अब ये एरिया वेक्टर अगर मैं लूं, अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये एरिया वेक्टर लूं मैं, तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। अगर ये छोटा सा एरिया लूं तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, सच दैट ई और ए के बीच में एंगल कितना बन गया बेटे, 0। कितना बन गया, 0। अब ये दूरी भी आर ली और ये दूरी भी आर ली, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, और हर एक गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो ई को भी मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। क्लियर है? ई को भी क्या कर दिया बेटे, कांस्टेंट। अब अपने पास गॉस थ्योरम कहती क्या है कि E डॉट DA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये Q इनसाइड वाला होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? अब लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के लिए आप कौन सी चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे? लाइन चार्ज के लिए कौन सी चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे? अगर 1 मिनट लेफ्ट है तो इसको कल करेंगे बेटे, ठीक है, कल कर लेंगे। लेकिन आप मेरे को बताइए कौन सी लाइन चार्ज डेंसिटी का यूज होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, वेरी गुड, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वेरी गुड। आपको समझ आ रहा है बेटे इसका मतलब? क्लियर है? नहीं, गरिमा नहीं होगा बेटे, लीनियर। अरे ठीक है, क्या नहीं है बेटे? चलिए इस एप्लीकेशन को कल करेंगे, आप कर सकते हैं। अब ई को मैं बाहर ले सकता हूं, और इनके बीच एंगल कितना हो गया, 0, और cos 0 कितना हो गया, 1, और यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ DA। क्यू इनसाइड कितना होगा बताइए? लैम्डा कितना होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? लेट इस सिलेंडर की लेंथ L है, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, L। ठीक है, तो इस सिलेंडर के अंदर कितना, देखो बेटा टोटल चार्ज कितना है, Q है, टोटल चार्ज Q है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो लैम्डा होता वो क्या होता है, Q बाय L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? तो इन, लेकिन इस L लेंथ के अंदर टोटल